गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। आइए जी, आइए, पधारिए जी, पधारिए, विराजिए जी, विराजिए। पूछो जी, पूछो। बाबा जी की जय हो। थोड़ा लेट हो गए। अरे लेट हो गए तो लेट तक पढ़ाएंगे, क्या दिक्कत है? आप और हम कहाँ जाएंगे? हाँ, क्या बात। सबको आइसक्रीम दो। Have you seen your face in the mirror? आओ जी, आओ, आओ जी, आओ, पधारो जी, पधारो, विराजो जी, विराजो। बस यही गलत जी रहे हो आप। आओ जी, आओ, आओ जी, आओ, आओ जी, आओ, आओ जी, आओ, आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ बच्चों, आ जाओ। चलो बच्चे जल्दी आओ, दौड़ दौड़ के आओ, सारे बच्चे आओ, फटाफट से आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ। अरे जहाँ अनसर्टेनिटी होगी यार विक्रम भाई, सब्जेक्टिविटी मतलब जहाँ डिसीजन मेकिंग होगा सब्जेक्टिविटी तो होगी, सब्जेक्टिविटी होगी तो अनसर्टेनिटी होगी, अनसर्टेनिटी तो पार्ट है मैनेजमेंट जजमेंट का। चलिए क्या कह रहे हैं बच्चे? विंटर में खाते हैं गाजर का हलवा, बाबा का अकेडमी पे अलग ही जलवा। वाह वाह वाह, बाबा जी ऑडिट की सरकार, बाबा जी से पढ़ के हम होंगे मेम में चमत्कार। ओह, मम्मी को प्यार से कहते हैं मम्मा, बाबा जी की ऑयल को हिंदी में कहते हैं तेल, नहीं है बाबा हमारे ऑडिट एंड में किसी से ईमेल। अच्छा, ये नाम सुनते ही बच्चों में आ जाता है जोश। ये सर की बाबा जी मेरे ऑडिट की बुक के लिए बोलिए जल्दी भेजें, अभी तक नहीं मिली है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मंजूषा। ए मंजूषा, क्या नाम? मंजूषा नाम है, मंजूषा नाम है, मंजूषा। कोई रह तो नहीं गया, देख लो। सही बात। आ जाओ बच्चों, आ जाओ, दौड़ दौड़ के आ जाओ। आंटी बोल लो। ओहो, मजे आ रहे हैं आप जी के। चलो ये भी चीज। बाबा मेरे क्लास नहीं मिल रहे, आप तो अंदर बता दो कहाँ रखे हैं। देखो बेटा, ऐसा ना हो कि टिल्लू अंकल ले गए चोरी करके। चलो बच्चों, बोलो आज हम क्या पढ़ेंगे? बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले जो आज हम शुरू करेंगे। चलो ठीक, चलिए बच्चों। ओहो, बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों, आज की यात्रा शुरू होगी और शुरू करेंगे आज की यात्रा कहां से? 315 का रंगारंग समापन हमने किया था लास्ट क्लास में और बच्चे रो पिट के नाच रहे थे, कहीं कहीं कोई कोई गिरा हुआ था। मैंने उन्हें संभाला, मैंने कहा बच्चों ऐसा मत करो। बच्चे कहते ना ना, हमने एंट्री को भी समझ लिया, डेवलपमेंट को भी समझ लिया, टर्नर को भी समझ लिया, रिस्क को आइडेंटिफाई कर लिया, सिग्नेचर भी कर लिया और जरूरत पड़ी रिवाइज भी कर लिया और तो रैप परफॉर्म किया। रैप यो यो, और रैप के अंदर हमने इंक्वायरी भी कर ली। यो यो, ठीक है। चलिए, तो 315 के बाद अब आगे बढ़ेंगे। अगला स्टैंडर्ड आपका वेट कर रहा है, कह रहा है मुझे भी खा लो। कह कोई दिक्कत नहीं बच्चों, जीवन में और खाली क्या है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों आज 320। हाँ क्या बात सर, 320 जो है ये किसका स्टैंडर्ड है बच्चों? ये है ऑडिट मटेरियलिटी। ओह क्या बात सर, स्टैंडर्ड कैसा है? बहुत ही बढ़िया। हम उठा के पढ़ते हैं 330 को। 330 शहीद हो गया आपके सिलेबस से, लेकिन 330 सही था, वैसे शहीद तो नहीं होना चाहिए था, फिर भी अलग अलग कहीं कहीं थोड़ा बहुत पढ़ लेते हो। टिल्लू बेटा जो अटेम्प्ट शहीद हो गया आपके चक्कर में, उनको याद है बोलो। सर मैंने आपके हाँ कहा यहाँ देखो भाई, ठीक है, खैर कोई दिक्कत नहीं। जीवन में और रखा क्या है, कुछ पढ़ाया तो नहीं ना, नाच गाना हुआ था अभी तक, ठीक है सही बात। 320 शुरू करते हैं सर, लिखेंगे बाद में, समझने में लगेंगे कुछ कुल 20 मिनट के आसपास, 20-25 मिनट में पूरा स्टैंडर्ड समझ लेंगे, लिखने में भी लगेंगे 15-20 मिनट लगेंगे। खैर कोई बात नहीं, लिख लेंगे, समझ लेंगे, दोनों बातें कर लेंगे। पहले आगे बढ़ेंगे, थोड़ा समझते हैं। सर ये बात करता है मटेरियलिटी की, जो यहाँ वहाँ की बात करेगा उसे पता लो भेजने में मतलब 10 सेकंड का समय लगाऊंगा मैं, ठीक है। देखिए सर, जब आप ऑडिट करते हैं तो आपके सामने कई सारे ट्रांजैक्शन आते हैं, आपके सामने कई सारे बैलेंस आते हैं, लेकिन आप बोलते हैं भाई क्या चेक करें, क्या चेक ना करें, कौन से ट्रांजैक्शन चेक करें, कौन से चेक ना करें। उसके लिए ऑडिटर ना एक मटेरियलिटी लेवल डिसाइड करता है। फॉर एग्जांपल, ऑडिटर कहता है मैं वो सारे ट्रांजैक्शन चेक करूंगा जो 50,000 या उससे ऊपर के हैं। क्या बच्चे 50,000 या उससे ऊपर के हैं? तो ये 50,000 का जो ये लेवल है ना, दिस इज नोन एज मटेरियलिटी लेवल। क्या बच्चे, दिस इज नोन एज मटेरियलिटी लेवल। अब एक बात बताओ, कोई ट्रांजैक्शन 8,000 का हुआ तो लेस मटेरियल है, कोई ट्रांजैक्शन अगर 2.5 लाख का हुआ दैट इज मोर मटेरियल। सर मटेरियलिटी एक सब्जेक्टिव कांसेप्ट है विक्रम, यहां पे समझोगे तो और बेहतर तरीके समझ में आएगी। सब्जेक्टिव का मतलब आपने पूछा मुझसे थोड़ी देर पहले। मटेरियलिटी एक सब्जेक्टिव कांसेप्ट है, कभी भी मटेरियलिटी लेवल सेम नहीं रहेगा। अलग अलग एंटिटी में मटेरियलिटी लेवल अलग अलग हो सकते हैं। रिलायंस को लेकर अलग होगा, मेरी कंपनी को लेकर अलग होगा, एक मिड साइज एंटिटी को लेकर अलग होगा। तो मटेरियलिटी लेवल अलग अलग हो सकते हैं अलग अलग एंटिटीज को लेकर, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मटेरियलिटी लेवल फिक्स करना ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट है, ये बात आप ध्यान रखिए। मटेरियलिटी लेवल फिक्स करना ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट है, ये बात आप ध्यान रखिए। मैंने आपसे ऐसे 200 के अंदर भी कहा होगा, सब्सटेंटिव की रूपरेखा तय करनी हो या रिस्क असेसमेंट करना हो या मटेरियलिटी लेवल डिसाइड करना हो, ऑडिटर का जजमेंट लगेगा। तो ये एक सब्जेक्टिव कांसेप्ट है, ये एंटिटी टू एंटिटी बदलता रहेगा। और मैं ऐसा मानता हूं कि मटेरियलिटी प्लानिंग पे भी लगता है, क्योंकि प्लान बनाते वक्त आपने पॉइंट पढ़ा होगा कि ऑडिट प्लान भी सेट करेंगे मटेरियलिटी लेवल क्या होगा, और परफॉर्मेंस के अंदर भी लगेगा। तो सिर्फ प्लानिंग का सिर्फ परफॉर्मेंस का पार्ट नहीं है, मटेरियलिटी लेवल मटेरियलिटी कांसेप्ट लगता है। एक दो बातें और ध्यान रखिए, बेसिक पढ़ा रहा हूं। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मटेरियलिटी? किसी भी आइटम को हम तब मटेरियल मानेंगे जब वो यूजर का इकोनॉमिक डिसीजन चेंज कर सकता है। एक बात बताओ, 1000 मैंने इससे पहले बात की हुई आपसे, 1000 2-4,000 की चीज एक बड़ी एंटिटी में, क्या वो इन्वेस्टर का इकोनॉमिक डिसीजन इन्फ्लुएंस कर सकती है क्या?
एक बात आप मुझे बताइए, आप रिलायंस के शेयर खरीद रहे हैं, अगर 1000 का मिस स्टेटमेंट हुआ तो क्या वो मटेरियल कहलाएगा रिलायंस के अंदर? क्या नहीं। तो मटेरियल का मतलब ये होता है कोई भी आइटम अगर किसी का इकोनॉमिक डिसीजन बदल सकता है तो उस आइटम का मटेरियल मानेंगे। दैट आइटम इज कंसीडर्ड मटेरियल। ठीक है बच्चे, बेसिक अभी 4 चीजें बताइए। 4, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मटेरियलिटी? एनी आइटम व्हिच कैन इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर इज नोन एज मटेरियल आइटम। Materiality is a subjective concept and it will change according to situation circumstances. Materiality involves the professional judgment of the auditor and materiality applies both at the planning and the performance level. ठीक है, मैं आपको एक बात बताऊं, 320 मेरे हिसाब से दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड। लेकिन इंस्टीट्यूट से कुछ गलतियां हुई हैं स्टडी मैट को बनाते हो। इन्होंने चैप्टर्स के अंदर स्टैंडर्ड डाले, मटेरियलिटी को भी डाला, मेरे ख्याल सेकंड चैप्टर के अंदर डाला इन्होंने। तो मटेरियलिटी ना कुछ बातें डाल दी थोड़ी मोड़ी, जैसे जैसे हमने पहले पढ़ा 250 की बात थोड़ी मोड़ी ना के बराबर, 299 थोड़ा सा डाल दिया बस, फिर बाकी सब प्रोनाउंसमेंट डाल दिया प्रोनाउंसमेंट में। तो बेचारा मटेरियलिटी इसकी मार झेल रहा है। इतना इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है मटेरियलिटी, प्रैक्टिकली बात करें और जब अगर पुराने इसकी बात करें, पहले की बात करें, स्टडी मैट नहीं है पुरानी कोर्स में बहुत आया करता है, लेकिन अभी पिछले कुछ समय थोड़ा ड्राई एरिया रखा है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आपको इस बार मटेरियलिटी मिल सकता है एग्जाम में। मेरे हिसाब से दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर अटेम्प्ट। मतलब इस बार आने के बहुत हाई चांस है। इस बार नहीं आया तो अगली बार आएगा, इस साल तो आना ही आना है, इस साल तो आना ही आना है। इस अटेम्प्ट में 2 स्टैंडर्ड मैं आपको बता देता हूं जो आने ही आने हैं। देखो ऐसा नहीं है ना कि 2 स्टैंडर्ड आते हैं, 8 स्टैंडर्ड है, क्वेश्चन 8 स्टैंडर्ड से बनते हैं। ठीक है, जैसे 240 फिक्स है अपना, 520 35 फिक्स है, और रिपोर्ट के चक्कर यहां से भी कुछ 5 7 स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनते हैं, 5 7 8 से। तो बिल्कुल गारंटी आपको बोल रहा हूं 5 7 में से एक तो 320 ऐसा लगता है और दूसरा 550 आप पढ़ेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कह सकते हैं गोइंग कंसर्न 570। तो दी आर वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये आप मुझे बोलो मैसेज करिए सर आपने कहा था मैं कि 320 आएगा, 320 आया, 550 कहा था वो आया, 570 भी आ गया। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब अगर 320 अभी भी नहीं पूछता इंस्टीट्यूट तो इंस्टीट्यूट मतलब मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी गलतफहमी में है। चलिए खैर कोई बात नहीं। तो 50,000 है उससे ऊपर का आपने फिक्स कर दिया लेवल, ठीक है, लेवल फिक्स कर दिया। एक बात बताओ बच्चे, जो आइटम जितना कम मटेरियल होगा उसको उतना कम चेक करोगे? जो आइटम जितना कम मटेरियल होगा उसको उतना कम चेक करोगे, और जितना कम चेक करोगे रिस्क उतना ही क्या होगा? हाई। रिस्क उतना ही क्या होगा? हाई। ठीक वैसे ही जो आइटम जितना ज्यादा मटेरियल है उसे उतना ही ज्यादा चेक करोगे, और जितना ही ज्यादा चेक करोगे ऑडिट रिस्क उतना ही क्या होगा? कम। सर जो आइटम जितना कम मटेरियल है, छोटे ट्रांजैक्शन 2 400 500 1000 2000 ट्रांजैक्शन, ये कम मटेरियल है इसलिए चेक कम करेंगे तो इससे रिस्क क्या होगा? हाई। जो आइटम जितना ज्यादा मटेरियल उसे कम चेक करेंगे तो रिस्क कंपैरेटिवली सॉरी उतना ज्यादा चेक करेंगे रिस्क कंपैरेटिवली उतना क्या हो जाएगा? कम। सर मटेरियलिटी और ऑडिट रिस्क में इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। आइटम कम मटेरियल तो रिस्क हाई, जितना आइटम कम मटेरियल उतना रिस्क हाई, जितना आइटम ज्यादा मटेरियल उतनी ज्यादा चेकिंग, जितनी ज्यादा चेकिंग उतना रिस्क कम, उतना रिस्क कम। ठीक है, मैं लिखता जा रहा हूं, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं लिखने के बाद में, मतलब नोट होगा। बेसिक पढ़ाया, रिलेशनशिप पढ़ाई, ऑडिट रिस्क और मटेरियलिटी, थोड़ा समझता रहेगा ना। चलिए तीसरी बात करते हैं, इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स इनवर्स रिलेशन। बट सर अमाउंट कम है तब तो ऑडिट रिस्क नहीं बढ़ना चाहिए ना, बिकॉज ऑफ मटेरियल है। ऑडिट रिस्क का मतलब क्या है? कब ऑडिटर एक इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन दे सकता है? जो आइटम जितना कम मटेरियल है उसको आप चेक ही नहीं करोगे। मैनेजमेंट एकदम मस्त बोले ऑडिटर चेक नहीं करता यार, 2 400 500 आइटम चेक करो सब बढ़िया वाला, पैटे चाहे पानी खर्च करके तो सारा करो, चेक ही नहीं करोगे आप। ऑडिट रिस्क तो हाई हो गया ना भाई। और ऑडिट रिस्क का जो कंपोनेंट है रिडक्शन रिस्क, ऑडिट रिस्क का जो कंपोनेंट है रिडक्शन रिस्क। ठीक है, मतलब इस सवाल की उम्मीद नहीं थी मुझे, खैर इस लेवल पे आके, खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। मतलब आपको पता है हम बहुत नहीं कोई बात नहीं, लेकिन आपका पूछ लिया, मैं आप अपनी बात कह सकते हैं, मैं भी अपनी बात कह सकता हूँ, सॉरी वाली बात नहीं, हम बहुत आगे आ चुके हैं। ठीक है चलिए खैर कोई बात नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पूछ सकते हो भाई। अब देखो, अब निखिल की बात सही शुरू करते हैं। ठीक है, हाँ भाई 50,000 का ट्रांजेक्शन है, ठीक है, ये मटेरियलिटी लेवल फिक्स किया ऑडिटर ने। ठीक है, अब एक बात बताओ, 2,000 3,000 के ट्रांजेक्शन चेक करेगा ऑडिटर? ये बताओ ये मटेरियल है इमटेरियल है? इमटेरियल। क्लाइंट को पता होता है सर ऑडिटर क्या चेक करता है और क्या नहीं, तो वेरी प्रिसाइज। जब स्कूल में तो आपको पता है कौन सा टीचर क्या चेक करता है और क्या नहीं, कॉपी पे उस हिसाब से कॉपी सेट करते रहते हैं आप। क्लाइंट को पता होता है ऑडिटर क्या चेक करता है और क्या नहीं, पता होता है क्लाइंट को। क्लाइंट क्या कर रहा है सर, छोटे छोटे 3,000 के मान लो 50 ट्रांजेक्शन कर दिए, कोई भी एनी ट्रांजेक्शन, फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट, छोटे छोटे ट्रांजेक्शन कर दिए। आप एक बात बताओ, क्या कोई भी एक ट्रांजेक्शन 50,000 का है क्या? सर कई बार क्लाइंट क्या करेगा कि छोटे छोटे ट्रांजेक्शन करेगा न्यूमरस नेचर के, जो इंडिविजुअली तो इमटेरियल है, जो इंडिविजुअली तो इमटेरियल है, लेकिन अगर कलेक्टिवली देखें तो क्या बन जाएगा? मटेरियल। जो इंडिविजुअली तो इमटेरियल है लेकिन कलेक्टिवली देखें तो क्या बन जाएगा? मटेरियल। अच्छा ऑडिटर ने क्या बोला, सुनना मेरी बात ध्यान से। ऑडिटर ने क्या बोला? ऑडिटर ने कहा ये 50,000 रुपए लेवल, ठीक है, ये 50,000 का लेवल है, ऑडिटर के हिसाब से ये मटेरियलिटी लेवल है। इसे हम पता क्या बोलेंगे? दिस इज मटेरियलिटी लेवल एज अ होल, मतलब पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए मटेरियलिटी लेवल एज अ होल। सबके लिए एक मटेरियलिटी लेवल कितना कितना 50,000 रुपए।
ऑडिटर को पता चला कि क्लाइंट ने छोटे छोटे एडवर्टीजमेंट के खर्चे किए, छोटे छोटे। ऑडिटर क्या करेगा सर, अपने मटेरियलिटी लेवल एज अ होल को रिड्यूस कर देगा और बोलेगा यार मैं ना 2500 रुपए के ट्रांजेक्शन को मटेरियल मानूंगा जब वो एडवर्टीजमेंट की बात होगी तब, मैं 2500 के आइटम को मटेरियल मानूंगा जब एडवर्टीजमेंट की बात होगी तब। मतलब ऑडिटर ने क्या किया, ऑडिटर ने मटेरियलिटी लेवल एज अ होल को रिड्यूस कर दिया फॉर अ पर्टिकुलर आइटम, ताकि वो ट्रांजेक्शन पकड़ पाए जो इंडिविजुअली तो मटेरियल है लेकिन कलेक्टिवली मटेरियल कहला रहे हैं। सर अगर आप 50,000 का मटेरियलिटी लेवल बनाकर चलोगे ना तो इसमें से एक भी ट्रांजेक्शन चेक नहीं करोगे। अगर आप 50,000 का मटेरियलिटी लेवल बना के चलोगे ना तो आप कभी भी इन्हें चेक नहीं कर पाओगे। तो 50,000 के मटेरियलिटी लेवल एज अ होल को कम कर दिया ताकि उन ट्रांजैक्शन को पकड़ पाएं जो इंडिविजुअली तो मटेरियल है लेकिन कलेक्टिवली क्या कहलाएंगे, मटेरियल। जो इंडिविजुअली तो मटेरियल, कलेक्टिवली क्या कहलाएंगे, मटेरियल। इस कांसेप्ट को आप कहते हैं, इस रिडक्शन ऑफ मटेरियलिटी लेवल को आप कहते हैं परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। परफॉर्मेंस ये कांसेप्ट अपने आप में, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। उन ट्रांजैक्शन, मेरे भाई पुनीत पढ़ लिया, बता रहा हूं, एक मिनट रुक जा मेरे भाई, मैं पढ़ चुका हूं, ठीक है। उन ट्रांजैक्शन को पकड़ने के लिए जो इंडिविजुअली मटेरियल है लेकिन कलेक्टिवली क्या मटेरियल, आप मटेरियलिटी लेवल का होल को कम कर दोगे ताकि उन ट्रांजैक्शन को डिटेक्ट कर पाएं। अब जैसा कि पुनीत जी ने कहा, इसका मतलब मटेरियलिटी लेवल रिवाइज हो सकता है, नहीं संदेह, प्लान में रिवाइज होता है 300 के अंदर, 315 में रिस्क भी रिवाइज होगा और 320 में मटेरियलिटी लेवल भी रिवाइज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नए एविडेंस मिले रिवीजन करते रहो, नए 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 एविडेंस मिले रिवीजन करते रहो, ठीक है। ये है जी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। समझना है, मतलब स्टैंडर्ड में से समझना है, ये स्टैंडर्ड में से समझना है आपको कहानी, ठीक है। सर एक चीज और करते हैं, कर दो जो हर जगह करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन। क्या क्या डॉक्यूमेंट करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट करेंगे भाई, डॉक्यूमेंट कर दो आप मटेरियलिटी लेवल का होल, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, रिवाइज मटेरियलिटी। बच्चे समझने लगे हैं, मटेरियलिटी लेवल का होल, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी और रिवाइज मटेरियलिटी। आवाज निकल नहीं रही भाई साहब, 5 दिन में दोस्त हो चुका है, एम्पलीफायर लेगा। मटेरियलिटी लेवल का होल, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, रिवाइज मटेरियलिटी, ठीक है। खैर कोई दिक्कत नहीं, इस टाइम जोरदार क्लास चल रही है, चलिए बहुत बढ़िया। अब सुनो ये बात ध्यान से, सुनो 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 सुनो। कई बार ना ऑडिटर क्या करता है, ये बहुत लाजमी सी बात है, ये कर नहीं सकते आप, ये करना भी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑडिटर बोलता है वो सारे खर्चे चेक करूंगा, वो सारे एक्सपेंस चेक करूंगा, सारे रिसीट्स चेक करूंगा जो 1% ऑफ नेट प्रॉफिट है, 1% ऑफ एसेट्स है, 1% ऑफ टर्नओवर है। समझ लो, किसी 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 पर्टिकुलर बेंचमार्क में, किसी पर्टिकुलर बेंचमार्क पे परसेंटेज अप्लाई कर देना, किसी पर्टिकुलर बेंचमार्क पे परसेंटेज अप्लाई कर देना। दिस इज यूज ऑफ बेंचमार्किंग इन मटेरियलिटी, और वी कैन से बेंचमार्किंग मटेरियलिटी, कुछ भी कह सकते हैं, यूज ऑफ बेंचमार्किंग मटेरियलिटी, या हम इसे कई बार कहते हैं बेंचमार्क मटेरियलिटी, कुछ भी कह सकते हैं, दो नाम है। मतलब ऑफिशियली तो मैं यही बोलूंगा, लेकिन जनरली हम ये भी कह देते हैं बेंचमार्क मटेरियलिटी, बेंचमार्क मटेरियलिटी। कह रहे उसमें क्या लगे, लाला ओ लाला, यहां पे वो परसेंटेज लगाया क्या, क्या ये सही होना चाहिए क्या, इसमें तो बाइसनेस हो सकती है ना मालिक। ये मटेरियलिटी लेवल तो इसके हिसाब से निकलेगा ना, ये तो कंपैरेटिवली साइंटिफिक तरीका हुआ ना, तो इट विल इग्नोर द बाइसनेस। समझिए बच्चे, पूरी बात सुनना, पूरी बात सुनना। सर एक बात बताओ, आप कह रहे हो परसेंटेज को बेंचमार्क पे लगा देना, सही बढ़िया है, ये बेंचमार्किंग है ना। तो सर सबसे पहली बात ये है कि बेंचमार्क कैसे सेलेक्ट करेंगे, बेंचमार्क कैसे सेलेक्ट करेंगे, बेंचमार्क कैसे सेलेक्ट करेंगे, मुद्दा तो ये है। सबसे पहली बात सुनिए, बेंचमार्क सेलेक्ट कर सकते हैं एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, ठीक है, एसेट लायबिलिटी रिसीव्स कुछ भी, ठीक। दूसरा वो आइटम जिसमें यूजर नॉर्मली फोकस करता है, जैसे परफॉर्मेंस चेक करने के लिए यूजर फोकस करता है प्रॉफिट पे, प्रॉफिट 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 प्रॉफिट, सेल नहीं प्रॉफिट, प्रॉफिट पे करता है ज्यादा फोकस, रेवेन्यू थोड़ा सेकेंडरी हो जाता है, कह सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से प्रॉफिट इज प्राइमरी। आप मुझसे पूछिए, मेरे इन्वेस्टमेंट करने के 5 बेंचमार्क है, उसमें एक प्रॉफिट है, मुझे लोग गलत कहते हैं, इसमें मैंने पेटीएम में पैसा लगाया, नाइका में लगाया, किसी में लगाया, मतलब नहीं है। तो बच्चों का जीवन पढ़ रहे हो उससे बार बार कहते सर इसमें लगा दो, इसमें लगाया नहीं लगाया, मैं कहा भाई मैं नहीं लगाऊंगा, जोमेटो मेटो सब में मना कर दिया ना, भैया मैं लगाऊंगा भाई, चीनी बिठा दीजिए, चीनी लो बेचो, फिर लो फिर बेचो, फिर लो फिर बेचो, खैर कोई दिक्कत नहीं। सुनो, तो चीनी तो चीनी है भाई, और वैसे भी रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे चीनी में, काफी चीनी के 5-6 स्टॉक है, देखिए इस पे बात करेंगे चलिए। तो रिजल्ट पे चीनी का दर था, रिजल्ट आ गया, अब चीनी तो रोक नहीं सकता कोई अगले 15-20 दिन, चलिए आग लगा चीनी, बैठी चीनी की पूरी। सुनो सर, उसे 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 बेंचमार्क बना सकते हैं जिस आइटम पे यूजर नॉर्मली फोकस करता है, ऑन विच यूजर नॉर्मली फोकस। अरे चीनी मतलब शुगर स्टॉक्स की बात कर रहा हूं, आई यूज्ड टू इन्वेस्ट इन शुगर स्टॉक्स, ठीक है। चलिए, तो हाँ, पोर्टफोलियो में बहुत बड़ा स्थान शुगर को दिया हुआ है मैंने,
ठीक है, चलिए। तो हाँ, इस पे बात करते हैं ना, शुगर मेकर ब्रांड नहीं दीदी, शुगर मतलब चीनी से, चीनी कह रहा था मैं, शक्कर, चीनी, उनकी कंपनियां हैं, केसीपी, राणा शुगर, बलरामपुर चीनी मिल, हाँ बहुत सारी हैं। चलिए अब पढ़ाने दो, अभी पढ़ो ध्यान से। सबसे पहले एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो आइटम जिस पे यूजर नॉर्मली फोकस करता है। जैसे परफॉर्मेंस चेक करने के लिए यूजर 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 किस पे फोकस करेगा? प्रॉफिट पे, या यू कैन से रेवेन्यू, लेकिन प्रॉफिट इज प्राइमरी, प्रॉफिट इज प्राइमरी। सर और कैसे बेंचमार्क बना सकते हैं? सुनो ध्यान से, और कैसे बेंचमार्क बना सकते हैं? एंटिटी का ओनरशिप स्ट्रक्चर, बहुत बहुत ध्यान सुनना मेरा, बहुत ध्यान से। एंटिटी का ओनरशिप स्ट्रक्चर, एंटिटी किस तरीके से फाइनेंस है वो, किस तरीके से फाइनेंस है वो, ओनरशिप स्ट्रक्चर एंड द वे इट इज फाइनेंस। एक बात बताओ मेरे बच्चे, अगर आपकी एंटिटी ज्यादातर डेट से फाइनेंस है, क्या प्रॉफिट या रेवेन्यू मैटर करता है वहां पे? मेरे तो नहीं करता सर, प्रॉफिट बेकार है। अगर कंपनी डेट से भरी पड़ी है तो क्या प्रॉफिट मैटर करेगा वहां पे? ना। तो आप पता किस पे फोकस करेंगे? मैं आपको बताऊं, एसेट पे। एसेट होगी तो डेट तो पड़ी जाएगी एक दिन, 1-2 साल प्रॉफिट कमा के डेट नहीं बढ़ा सकते आप। द वे इट इज फाइनेंस्ड, अगर इट इज हाईली फाइनेंस्ड फ्रॉम डेट तो प्रॉफिट वहां मैटर नहीं करता। वहां पे यू विल फोकस ऑन एसेट, यू विल फोकस ऑन एसेट, नॉट ऑन द प्रॉफिट, नॉट ऑन द प्रॉफिट। और एक बात, एंटिटी का नेचर क्या है, उसकी लाइफ साइकिल क्या है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है, इन चीजों से बहुत फर्क पड़ता है सर, बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट क्या है, लाइफ साइकिल क्या है। अब जैसे एक बात बताओ मुझे आप, मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं, चीनी से बात कीजिए तो वही समझ में आई आपको कहानी। सर होता क्या है कि शुगर मिल्स हैं, वो एथनॉल का इस्तेमाल करती हैं, एथनॉल का। भारत सरकार का रेगुलेशन आया, एथनॉल को मिलाते हैं, इंपोर्ट करते हैं ज्यादातर ये, ठीक है, शुगर को डिस्टिल करने के लिए, फिल्ट्रेशन करने के लिए, जो भी है। तो ये एथनॉल जो है वो इंपोर्ट हो रहा था। भारत सरकार ने बोला एथनॉल खुद बनाएंगे, ठीक है। अब एथनॉल खुद बनाएंगे, एथनॉल की खुद की यूनिट लगाएंगे। और शायद आपको पता नहीं होगा, बिहार में वहां सबसे ज्यादा मटेरियल है और बिहार में बहुत यूनिट लग रही है। और बिहार के उद्योग मंत्री है शहबाज हुसैन, उनको वहां भेजा इसलिए, मतलब वो बहुत बेहतरीन इंसान है, उन्होंने बचपन से देखा हूं, कपड़ा मंत्री थे वाजपेयी जी की सरकार में, काफी अच्छे, मतलब सूझबूझ समझदार इंसान है। मेरे को ऐसा लगता है बिहार को अगर वो 5-10 साल उद्योग मंत्री रह जाएंगे तो बिहार को अच्छी जगह लेकर लेकर हो जाएंगे, ठीक है। मतलब वो काफी, मुझे ऐसा लगता है सेंसिबल पर्सन, पढ़े लिखे इंसान है, ठीक है। तो अब क्या हुआ सर, अब जैसे एथनॉल की न्यूज आई, शुगर का प्राइस जो है, शुगर कंपनी का, अब शुगर वाला शुगर नहीं बोल रहा हूँ, शार्ट वाली कंपनी का जो मैडम बैठती है वहां, ठीक है ना। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि जो भी है, शुगर कंपनी के दाम ये बढ़ने लगे, प्राइस बढ़ने लगे, प्राइस बढ़ने लगे। एक बात बताओ यार, न्यूज आई, प्राइस बढ़ने लगे, कुछ समय तक बढ़े, फिर थोड़े कम होने लगे। तो ये सब तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना, ये सब तो गवर्नमेंट पॉलिसी का चेंज है ना। ये तो एक समय तक है, वो रहेगा फिर चला जाएगा। क्या ये लाइफ टाइम अफेक्ट करता है चीजों को? नहीं। ठीक वैसे ही हर एंटिटी की अपनी लाइफ साइकिल होती है। आपने लाइफ साइकिल हमेशा पढ़ी होगी मेरे ख्याल, इंट्रो, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, पीएलसी। जैसे प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है, एंटिटी की लाइफ साइकिल होती है। मैं एक बात आपको बताऊं, अब जैसे जब कोई एंटिटी यहां पे है सबसे क्रूशियल स्टेज में ग्रोथ के, तो इसके ना फिगर्स अलग ही होंगे, इसका रेवेन्यू बढ़ रहा होगा, इसका प्रॉफिट बढ़ रहा होगा, सब चीजें इंक्रीज हो रही होगी, ठीक है, गलत तरीके से। अब इसमें क्या होता है कि कई बार ना हम इस पे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। हमें देखना चाहिए उसकी लाइफ साइकिल क्या है, वो ग्रोथ में तो ग्रोथ में रहेगी ना यार, वो तो द कंपनी इज बाउंड टू इंक्रीज। ठीक वैसे ही वो धीरे धीरे मैच्योरिटी में आएगी तो वहां उसके फिगर स्टेबल हो जाएंगे। हर कंपनी की लाइफ साइकिल है, और लाइफ साइकिल के हिसाब से उसकी परफॉर्मेंस है, और परफॉर्मेंस के हिसाब से उसके फाइनेंशियल फिगर्स है, उसके फाइनेंशियल फिगर्स है। तो आप जब वहां पे कोई चीज कंसीडर कर रहे हैं कि मैं प्रॉफिट देखूं या एसेट देखूं या डेट देखूं, तो आप ये देखिए कि क्या माहौल है उस वक्त, क्या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, क्या इंडस्ट्रियल पॉलिसी है सरकार की, और क्या लाइफ साइकिल है। इन चीजों को आप कंसीडर करते हैं तो थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि सिचुएशन अभी क्या है। क्योंकि सर अभी जो सिचुएशन है कि 400% की ग्रोथ रेवेन्यू में, वो हमेशा नहीं रहने वाली ना, वो हमेशा नहीं रहने वाली। एक टाइम जो मैच्योरिटी आएगी फिर डिक्लाइन भी है। तो ये कुछ फैक्टर कंसीडर करते हैं अपन, और इनको देख के बेंचमार्क सिलेक्शन करते हैं, बेंचमार्क सिलेक्शन, ठीक है ना। एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिक पॉइंट है, जिसपे वो नॉर्मली फोकस कर रहे हैं। इस तरीके से एंटिटी फाइनेंस है, आपकी नेचर क्या है, लाइफ साइकिल क्या है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है, ये सारे फैक्टर करते हैं। मुझे ऐसा लगता है परफॉर्मेंस एक अच्छा है 3 नंबर में पूछने के लिए, लेकिन फिर भी अगर आप उससे पूछें कि पता है तो एग्जाम में आपसे 4 चीजें पूछेगा, दिस इज लाइक वेरी एज पर माय ओपिनियन बेंचमार्किंग से क्वेश्चन दे, अगर मटेरियल होता है 90% चांस ये क्वेश्चन यहां से ही बनेगा, यही क्वेश्चन बनेगा, फ्लैट डायरेक्ट क्वेश्चन। सिर्फ आप बेंचमार्किंग करते हो कि बातों बता के, कुछ लोगों को भरोसा नहीं हो रहा होगा, जिन्होंने पता होगा कि क्या पेपर ये आपको बोल रहा हूँ, हिट करेगा मतलब करेगा, ठीक है। चलिए खैर कोई नहीं, मैं लिखवा, ठीक है, अभी मैं इतना ही लिखना है, उसमें भी लिखना ही लिखना है। देखो ऐसा है, सुनो, मोहित ने बोला बेंचमार्किंग
बेंचमार्किंग करना थोड़ा टफ है, टफ तो है। कुछ बातें कंसीडर करनी है ना आपने। यार आप ऑडिट 3 महीने 6 महीने 1 साल किसी एंटिटी की, तो एक आध दो दिन में लगा दो, दिन में लगेगा यार 4 घंटे 3 घंटे हम करते हैं, कोई भी पर्सन एक्स वाई आधे घंटे का एनालिसिस होता है मैक्सिमम आधे, तो एक अच्छा सिलेक्शन किया इन्वेस्टमेंट किया फायदा देगा। करेक्ट में चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, तभी हम कहते हैं हम इंटरनेशनल कि हम क्वालिटी को इम्प्रूवाइज कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल की क्वालिटी ऑडिट हम प्रोवाइड कर सकें इंडिया। चलिए मैं मेरे साथ पूछे पर्सन हूं रहता हूं जब से स्टैंडर्ड्स आने वाले, ठीक है, क्योंकि मैंने वो भी पढ़े हैं ये भी पढ़े हैं, ठीक है, वो भी पढ़ा था और ये तो खैर यही पढ़ा है मैंने, कुछ नहीं कर सकता वो कुछ, ठीक है। चलिए अच्छी बात। डॉक्यूमेंटेशन में एक पॉइंट और लिख दिया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया। हाँ और खत्म, हाँ खत्म हो गया स्टैंडर्ड। हाँ लिखना बाकी है, लिखना लिखना बाकी है भाई। चलिए छोटा क्या है, समझने वाला खेल है सारा, अभी लिखने में लग जाएंगे 20 मिनट, ठीक है, समझने वाला खेल है सारा, अंडरस्टैंडिंग का यार इसमें। चलिए अब फटाफट से एक बार रीजन करते हैं सारा, ठीक है। वो लागू थे सिलेबस में बाद में हुए लागू, सौरभ भाई कारो 2 बार पढ़ तो अभी नहीं होना, ठीक है। सर्विस टैक्स आया 1996 में, सिलेबस में आया सीए 4 में, ठीक है। जीएसटी से पहले सर्विस टैक्स हुआ था। चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं, बदलेगा भाई, उसके लिए दमदार फाइनेंस। चलो जनरल पॉइंट्स देखिए फटाफट से, टाइम ज़ाया नहीं करते, जल्दी बताओ बच्चे, कब मटेरियल बनेंगे, कब किसी आइटम को मटेरियल बनेंगे, वो यूजर का इकोनॉमिक डिसीजन बदल सकता है। हाँ बोल क्यों नहीं रहे हो, एंड आई said to be material when it can influence the economic decision of the user। बताओ मटेरियलिटी सब्जेक्टिव कांसेप्ट है एब्सोल्यूट कांसेप्ट है? इट इज एब्सोल्यूट कांसेप्ट, एब्सोल्यूट मतलब फिक्स हर जगह एकदम एक तरीके से। मटेरियलिटी इज अ सब्जेक्टिव कांसेप्ट, इट इज अ सब्जेक्टिव कांसेप्ट एंड डिपेंड्स। तीसरा बताओ बच्चे, थर्ड वाला, मटेरियलिटी है ये कहीं पे कोई लेवल फिक्स रहता है या ऑडिटर का प्रोफेशन? सही बात, मटेरियलिटी डिपेंडेंट अपॉन, तो सिर्फ प्लानिंग में लगाएंगे या परफॉर्मेंस के वक्त भी लगा सकते हैं? तो एक बात बताओ, अगर परफॉर्मेंस अगर प्लानिंग में लगाते हो, प्लानिंग में काम किस जाएगा? जो शुरू की नहीं आपने, सब्सटेंटिव की रूपरेखा तय करने, सब्सटेंटिव की रूपरेखा तय करने, एनटीई आपको ये वर्ड याद आएगा बाद में। मटेरियलिटी इज अप्लाइड बोथ एट द प्लानिंग एंड, चलो बात हुई है प्लानिंग की, प्लानिंग बात में एआरपी के अंदर मटेरियलिटी एट प्लानिंग एट, बताइए सर, मटेरियल डिसाइड द एनटीई, ठीक है, व्हाइल प्लानिंग द ऑडिट, ये हमने वहां पे पढ़ा था अभी, जो फैक्टर ध्यान में रखने हैं। व्हाइल प्लानिंग ऑडिटर शैल फिक्स द मटेरियलिटी लेवल, shall fix the materiality level which helps him fix the NTE of the audit procedure. We are deciding the NTE of the procedure. बच्चों कौन बताएगा फुल फॉर्म NTE का? for nature, timing और extent, सही बात। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई आइटम ज्यादा मटेरियल है तो वहां सिर्फ मैनेजमेंट से एविडेंस लोगे या भी लेंगे? नेचर ऑफ प्रोसीजर चेंज करेंगे या सेम ही रखेंगे प्लस एक्सटर्नल कंफर्मेशन? अच्छा कोई आइटम ज्यादा मटेरियल है, बीच में चेक करें या ईयर में 31 मार्च को ट्राई करेंगे चेक कर लें? तो कोई आइटम ज्यादा मटेरियल है, एक्सटेंड ऑफ चेकिंग बढ़ा दें या कम कर दें? एक्सटेंड या कम कर दें, समझाने में लिखा है। अच्छा सर और बताइए, यार प्लानिंग पहले फिक्स कर दोगे, इसको पढ़ने और समझने में आसानी तो मिलेगी, आपको पता रहेगा मटेरियल है कौन से आइटम मटेरियल नहीं है, आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क। ठीक, चलो ये भी हो गया। अब बताओ जी तीसरा आ गया जी रिलेशनशिप, किसके बीच में रिलेशनशिप? मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क। बताओ बच्चों रिस्क में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है? देयर इज एन इनवर्स रिलेशन, देयर इज एन इनवर्स रिलेशन।
बिटवीन द मटेरियलिटी ऑडिट रिस्क। कैसे बच्चे का समझाओगे इस बात को? जो मटेरियल होगा उसका एग्जामिनेशन नहीं करोगे, और एग्जामिनेशन जितना कम जितना ज्यादा होगा तो रिस्क कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा? कम। रिस्क कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा? कम। अच्छा दूसरा बताओ, अगर कोई आइटम कम मटेरियल है तो क्या चेक करोगे नहीं? क्या छोटा मोटा आइटम है क्या चेक करो? तो रिस्क कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा? हाई। रिस्क कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा? हाई। ठीक है जी, बढ़िया। जनरल पॉइंट्स मटेरियल एट द प्लानिंग लेवल ऑडिट रिस्क। ठीक है, और सुनिए, और क्या लिख सकते हैं सर? और लिख सकते हैं परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। ठीक है, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। चलिए, इसके बाद क्या लिखेंगे? इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन खत्म, बेंचमार्किंग डॉक्यूमेंटेशन खत्म। फिर लड्डू बेड़े खा बच्चों खाएंगे सारे बच्चे। ठीक है, जल्दी बताओ, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। शादी की शहनाई की आवाज थी, ब्याह करा दिया आपका? दूल्हे का टूटे नहीं शादी। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। मलाई कहीं के देखो, ड्यू थोड़ा वेट कर ले बच्चों। कुछ आइटम, अरे 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 अरे, कुछ आइटम इंडिविजुअली इमटेरियल होते हैं। वाह वाह, अर्चित और पुनीत वाह, 50,000 करने वाले आपको लगता है 65,000 कर दो। वाह, रिवीजन कर दो मटेरियलिटी का, परफॉर्मेंस थोड़ी कर रहे हो। वाह, रिवीजन में बढ़ भी सकता है। वाह, ठीक है, देखिए समझ गए बच्चे? अब सुनो ध्यान से, थोड़ा मुझे बताने दो क्या लिखना है। वो आइटम, अरे यार भाई सॉरी क्यों बोल रहे हो आप लोग? भाई आपका डाउट है मैंने बता दिया, मेरे बात करने का तरीका ऐसा है। सॉरी वाली आप सब फैमिली है। देखिए, मटेरियलिटी लेवल वहां पर एज अ होल को कम करेंगे ताकि उन ट्रांजैक्शंस को पकड़ सकें जो इंडिविजुअली इमटेरियल हैं लेकिन कलेक्टिवली क्या हो जाएंगे? मटेरियल। इंडिविजुअली शांत हो जाओ रे, इंडिविजुअली इमटेरियल है, कलेक्टिवली क्या हो जाएंगे? मटेरियल। इंडिविजुअली इमटेरियल है, कलेक्टिवली क्या हो जाएंगे? मटेरियल। समझे बच्चा वाली? ला 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 ला। बताओ कौन सा आइटम पकड़ना है? जल्दी बोलो। जो आप हरकतें कर रही हैं ये आपको अंधेरे की तरफ ले जा रही है। सम आइटम्स व्हिच आर इंडिविजुअली इमटेरियल, some items which are individually immaterial but when collected together becomes material, but when collected together becomes material। ऑडिटर वहां पर क्या करेगा? ऑडिटर विल रिवाइज द मटेरियलिटी लेवल। बच्चे बिल्कुल शांतिपूर्वक मस्ती मत करना। ऑडिटर विल रिवाइज द मटेरियलिटी लेवल। किसको रिवाइज करेगा? अगर आपको याद हो, मटेरियलिटी लेवल एज अ होल, 50,000 जो मटेरियलिटी लेवल एज अ होल था उसको रिवाइज करेगा टू अ लोअर लेवल, टू अ लोअर लेवल, सो एज टू कवर, ताकि उन चीजों को पकड़ सके, द स्मॉलर आइटम्स, ताकि उन छोटे आइटम्स को पकड़ सके जो वैसे तो मटेरियल है लेकिन जब एग्रीगेट करेंगे उनका दे विल बिकम मटेरियल, व्हिच कुड बी मटेरियल व्हेन एग्रीगेटेड टुगेदर। एक बार रीड करो ये ब्लैक इंक से लिखा है मैंने, रीड करो। ठीक है, एग्जांपल में ये आपको होमवर्क दे रहा हूं, मैंने एग्जांपल बनाया हुआ है, प्रॉपर इसे लिखेंगे आप। लिखेंगे कि ऑडिटर हैज डिसाइडेड 50,000 रुपीस एज द मटेरियलिटी लेवल एज अ होल, बट देयर वर सम advertisement expenses and there are 50 transactions of 3,000 each, so they were individually immaterial but when collected together becomes material, so auditor will reduce the materiality level as a whole of 50,000 rupees to a lower amount, for example 2,500, so as to cover those advertisement expenses which are individually immaterial but when collected together becomes material। लिख लोगे? नहीं बने ना, मुझे बताना, मैं लिख पाऊंगा। ठीक है, अंडर एस्टिमेट कर रहे हो आप हमें, आप तो एस्टिमेशन के लायक नहीं हो। क्या अंडर हो क्या ओवर, आप हमें बच्चे ना समझो। ना ना, उतना अच्छे से समझ चुका हूं, समझना मुझे। देखिए, कॉपी फ्रॉम द इलस्ट्रेशन, इसका मतलब आपको मस्ती परमिशन मिल जाती है। ठीक है ना? देखिए, बच्चा मत समझना, आपकी बार मैंने वोट दिया, किसको दिया बताओ, तब साबित करेंगे बच्चा हो या नहीं। देखो, अरे चलो बात, इतनी मस्ती कर रहे हो ना, पढ़ाई ना। पहला, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, हिंदी की कमी थी, कॉपी भाई आ गए। डिपेंड डिपेंड करता है ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट पे कि परफॉर्मेंस मटेरियलिटी कितनी रखनी है। बात तो सही है सर, 2500 रखनी है, 2700 रखनी है, 3,000 रखनी है, 3200 रखनी है, कितनी रखनी है वो ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट पे निर्भर करता है। ठीक है ना?
डिपेंड करती है ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर कि 2500 रखनी है, 2700 रखनी है, 3000 रखनी है, 3200 रखनी है, कितनी रखनी है, ऑडिटर तय करेगा। दूसरी बात सर, इससे क्या होता है, अगर आप परफॉर्मेंस मटेरियलिटी रखते हैं, डिसाइड करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप स्मॉलर आइटम्स का रिस्क कम कर दोगे, स्मॉलर आइटम का रिस्क कम कर दोगे, ठीक है ना। यू विल ग्रेजुअली रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्मॉलर आइटम्स। पर अल्टीमेटली एक बात जरूर ध्यान रखें बच्चों, एक बात आप जरूर ध्यान रखें कि जब भी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी सेलेक्ट करोगे, सर वो ट्रांजैक्शन तो आप कभी चेक ही नहीं करने वाले थे जो आप चेक करेंगे आप, वो छोटे ट्रांजैक्शन तो आप कभी चेक नहीं करने वाले थे जो आप चेक करेंगे आप, तो कहीं ना कहीं इट विल लीड टू अ लार्जर सैंपल साइज। वो 2500 और 3000 और 2800 वाले ट्रांजैक्शन आप तो कभी चेक करने वाले थे ही नहीं, लेकिन आप चेक कर रहे हैं, तो इट विल लीड टू अ लार्जर सैंपल साइज। एक बात बच्चों जरूर ध्यान रखें आप, क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये 3000 का ट्रांजैक्शन है, ये इंडिविजुअली मटेरियल की कलेक्टिवली मटेरियल है, तो आपने 2500 रुपए कम 2500 रुपए तक कर दिया आपने मटेरियल लेवल, ये जो है दिस इज परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, जो रिड्यूस लेवल मटेरियलिटी, ये परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, अगर कोई ट्रांजैक्शन 3500 रुपए का है, तो वो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी से तो ऊपर है, बट मटेरियलिटी लेवल ऐसा हो से तो कम है। वो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी से ऊपर है, लेकिन मटेरियलिटी लेवल ऐसा हो से तो कम है। तो यहाँ पे ऑडिटर प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, चेक करेगा, लेकिन प्रोसीजर्स लिमिटेड होंगे। अदरवाइज सर आपकी ऑडिट बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगी। छोटे ट्रांजैक्शन के पीछे भागते रहोगे आप, चेक करोगे, निसंदेह उसमें बात नहीं है, छोटे ट्रांजैक्शन में पकड़ने हैं, लेकिन प्रोसीजर्स जो होंगे थोड़े लिमिटेड प्रोसीजर्स होंगे, जो प्रोसीजर्स होंगे वो कंपैरेटिवली थोड़े लिमिटेड होंगे, ठीक है। बड़ी जायज सी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये बात देते हैं, इफ एनी ट्रांजैक्शन, ओके भाई आई टाइप है, इफ एनी ट्रांजैक्शन इज above performance materiality but less than materiality level as a whole, auditor shall perform limited procedures, ठीक है जी। ये हो गई आपकी बात, किसकी बात हो गई आपकी, ये हो गई जी आपकी बात परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, ठीक है। अब तो कहते तो चाहिए बेंचमार्किंग के अंदर, स्वाद लो क्यों जीवन का, जीवन का स्वाद लो। आज वो नहीं आया, खाओ पियो मित्रों ऐश करो, कहाँ गया वो, क्यों भाई माउंटेन ड्यू, कहाँ गया आपका साथी मोटा भाई। देखो कल आया था रूट कैनाल करा के, मुझे मैसेज किया 7:50 पे, सर मैं रूट कैनाल करा के आया हूँ, आज मैं नशे में रहूंगा असली में, मतलब मैंने कहा महंगे नशे करके आया, मतलब आज क्या पता ज्यादा नशे ले लिया उसने, खैर कोई दिक्कत नहीं, नहीं कह रहा आप शुरू करते मस्ती, पढ़ाते टाइम कौन कर रहा है, खुद को देखो ऐसे, सर अभी बोला, मुझे पता नहीं कौन आ गया हो, और जैसे 8-10 दिन से लेकर इंसान बोल रहा हो, कौन चला गया हो, अचानक से होश आ गया हो, सर अभी बोला, मेरे जादू आ गया हो ऊपर, सर अभी बोला, सारे सैंपल एक साथ इकट्ठे हुए यहाँ पे सामने, इसको मैं ठीक समझता था, इसको समझ गया, एक करेक्टर ढंग नहीं क्लास में। रूट कैनाल क्या है, जड़ काट देते हैं आपके नाम की, खत्म बिल्कुल। चलिए देखो सुनो, अब बचा क्या है बच्चों, अब बचा है बेंचमार्किंग, बेंचमार्किंग इसलिए कह रहा हूं ब्रश कर लिया करो, ठीक है नीरज, नीरज भी तो कई सारे भाई बेंचमार्किंग एंड मटेरियलिटी। बड़ी हैवी चल रहा है होगी भाई के लिए कल, डेंटिस्ट टेंशन में आ गया होगा, क्या भाई निकले बीपी चली जाए वाली, खैर कोई दिक्कत नहीं। बेंचमार्किंग एंड मटेरियलिटी, सुनो तो क्या है भाई इसमें, ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या होता है, किसी पर्टिकुलर बेंचमार्क पे, किसी पर्टिकुलर बेंचमार्क पे, किसी सेलेक्टेड बेंचमार्क पे परसेंटेज अप्लाई कर देना, परसेंटेज अप्लाई कर देना, बताया मैंने आपको। समटाइम्स अ पर्टिकुलर परसेंटेज इज अप्लाइड, a percentage is often applied, a percentage is often applied to a chosen benchmark or to a selected benchmark, to a selected benchmark as a starting point, सही बात, in determining materiality। ये बताओ जी कौन से फैक्टर बेंचमार्किंग में आपकी हेल्प करेंगे, बताइए जी, बताइए बताइए जी, बताइए फैक्टर्स that help in selection of benchmark or identification of benchmark। बड़े सिंपल सिंपल है वैसे तो, रफ लिखने में से लिखा ही हुआ था। पहला item of financial statement, you can say element of financial statement, asset, liability, revenue, receipts, payment, item on which the user normally focus, item on which the user normally focus। बताओ भाई सर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चेक करने का यूजर किस में फोकस करेगा, फॉर द पर्पस ऑफ इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस, फॉर द पर्पस ऑफ इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस
यूजर में फोकस ऑन द प्रॉफिट और रेवेन्यू। तीसरा बताओ जी, थर्ड, एंटिटी का ओनरशिप स्ट्रक्चर, द वे इट इज फाइनेंस्ड, द एंटिटीज ओनरशिप स्ट्रक्चर एंड द वे इट इज फाइनेंस्ड। एक बात बताओ, अगर डेट से ही फाइनेंस है तो फिर इस पे फोकस करेंगे। इट्स ओनली फाइनेंस फ्रॉम डेट रादर देन इक्विटी, इट्स ओनली फाइनेंस्ड फ्रॉम डेट रादर देन इक्विटी। इस पे फोकस करेगा, फिर यूजर विल फोकस ऑन एसेट रादर देन ऑन प्रॉफिट एंड ऑल। और क्या है जी, बोलो बोलो। नेचर ऑफ एंटिटी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, लाइफ साइकिल। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। और ये बताओ फिर कि हम इसमें क्या करें डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। डॉक्यूमेंटेशन में सबसे पहले तो मटेरियलिटी लेवल एज अ होल, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, रिवाइज्ड मटेरियलिटी, यूज ऑफ बेंचमार्क्स। बच्चे मौज मस्ती करो जीवन की है, मौज मस्ती वहां दे रहे हैं, लड्डू बेड़े खत्म हो गए 3 हाँ, चलो ये भी ठीक हुआ। द एंटिटी ओनरशिप स्ट्रक्चर, द वे इट इज फाइनेंस्ड। आज तो खिलाइयो ये भूल गया मैं। अरे मुझे भाई आप बोलोगे तो भूल नहीं मेरे। आज से पर्दा उठी, आज से पर्दा उठी गया, फेस रिवील। ये क्या है मुझे बोको, ये भी ठीक बोको नहीं, ये वाला बस शायद ये भी ठीक किसी किसी की फील बैठ जाए। अरे यार बोलने वाला तरबूज। चलो खैर, जीवन में और ही जाए। तो आप निकलो, हम आगे बढ़ेंगे। बोलो बच्चों, अब क्या करेंगे? बच्चे कह रहे हैं जीवन में आप पढ़ेंगे नया स्टैंडर्ड। बच्चों तालियां, 300 सीरीज खत्म हो गई, बहुत बढ़िया। 300 की सीरीज खत्म हो गई। चलना रे, कहाँ आया भाई? 400 भी खत्म, 400 वाले शहीद हो चुके। एक दिन में छुट्टी होती नहीं, 2 दिन मेहमान आए थे। एक टाइम भजन माना से रोज बात होती थी, सही बात है। बात में ऐसे करते थे, सर ब्रेक दे दो, ब्रेक दे दो। सब सगल में बैठे, सर ब्रेक दे दो, ब्रेक दे दो। पता नहीं क्या होती है। और एक बात खुद मान लो, भाई 1.5 घंटे क्लास में उंगली रख बैठ के, खासकर तो 402 450 शहीद हो चुके हैं आपके सिलेबस से, आज नहीं बहुत पहले। ठीक है, 450 500 पढ़ेंगे सीधे। ये तीसरा नीरज मिला। आज हम पढ़ाना रहने देते हैं, कुछ और बताओ। कुछ नजरें बताने के फॉर्म में पढ़ लो, उन्हें नवंबर बुला रहा है। नवंबर बुलाता है लेकिन जाने का नहीं। ठीक है, देखो भाई, अच्छा सॉरी म्यूट, ठीक है। अरे वो म्यूट हो गया, ठीक है। तो मैं अब शुरू करते हैं, मस्ती प्लीज बंद कर दीजिए, ठीक है। ऐसे 500 का देखिए सर। सबसे पहले बात मैं आपको 2-4 बातें समझाता हूं, सुनिए ध्यान से। सबसे पहली बात सर, ऑडिट एविडेंस, जो इंफॉर्मेशन यूज करेगा, जिस पे कंक्लूजन फॉर्म करेगा इंफॉर्मेशन, और जिस कंक्लूजन के आधार पर रिपोर्ट बनाएगा, वो इंफॉर्मेशन है। द इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द ऑडिटर व्हिच हेल्प्स इन कंक्लूजन एंड ऑन दैट कंक्लूजन, अपॉन दैट कंक्लूजन, जिस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कंक्लूजन फॉर्म करेगा, जिस कंक्लूजन के आधार पे रिपोर्ट बनाएगा, उस इंफॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे? ऑडिट एविडेंस। उस इंफॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे? ऑडिट एविडेंस। बिल्कुल शांत रहना, ठीक है। सुनिए मेरी बात ध्यान से। सबसे पहले मेरी पहले बेसिक 2-4 बातें बताता हूं, काफी दूर तक जा रहा है इसमें ऑडिट एविडेंस के अंदर। ये देखिए, इंफॉर्मेशन, हां, ऑडिट एविडेंस इज, ये डेफिनेशन कह सकते हैं, इज इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द ऑडिटर, इज इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द ऑडिटर। किस लिए इंफॉर्मेशन यूज करेगा बताओगे बच्चे? टू ड्रॉ द कंक्लूजन, और जिस कंक्लूजन के बेसिस पे रिपोर्ट बनाओगे,
in arriving at the conclusions on which audit report is based, on which मैं थोड़ा बेसिक बता देता हूँ आपको ऑडिट रिपोर्ट इज बेस्ड। ठीक है, देखिए एक बात ध्यान रखिए सर, जब हम ऑडिट एविडेंस की बात करेंगे तो एविडेंस हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी मिलेगा और उसके अलावा मिलेगा। जरूरी नहीं है ना कि हर एविडेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिले, तो हमें एविडेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी मिलेगा, हमें उसके अलावा भी मिलेगा। ठीक है, बात समझना ध्यान से। जब हम ऑडिट एविडेंस की बात करते हैं तो ऑडिट एविडेंस इंक्लूड बोथ मतलब both the information contained in the accounting records and other related information in the accounting records and या उससे जो रिकॉर्ड्स होंगे, ठीक है, accounting records, underlying financial statement and other information। समझना इस बात को ध्यान से। सर ऑडिट एविडेंस में दोनों चीजें आएंगी, दोनों मतलब एक तरफ वो इंफॉर्मेशन जो कहां दी हुई है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और दूसरी अदर इंफॉर्मेशन। आप मुझे बताइए, परचेज का फिगर मिला, ऑडिट एविडेंस है क्या? इनवॉइस मिला, ऑडिट एविडेंस है क्या? सप्लायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट मिला, ऑडिट एविडेंस है क्या? लेजर मिला, ऑडिट एविडेंस है क्या? जर्नल एंट्रीज मिली, ऑडिट एविडेंस है क्या? वर्कशीट मिली, ऑडिट एविडेंस है क्या? कॉस्ट एलोकेशन का डॉक्यूमेंट मिला, कॉस्ट एलोकेशन के लिए मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड, ऑडिट एविडेंस है क्या? बिल्कुल सर, ऑल दीज आर ऑडिट एविडेंस। लेजर भी आपका अकाउंटिंग रिकॉर्ड है, जर्नल एंट्री भी आपका अकाउंटिंग रिकॉर्ड है, आपका इनवॉइस भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड है, आपका सप्लायर का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड है, ये सब अकाउंटिंग रिकॉर्ड है, ये हर चीज अकाउंटिंग रिकॉर्ड है। अब मुझे बताइए अदर इंफॉर्मेशन। चलो मैं अदर इंफॉर्मेशन लिख देता हूं। अब मुझे बताइए अदर इंफॉर्मेशन, क्या मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑडिट एविडेंस है क्या? तो मिनट्स ऑफ मीटिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड कहलाएगा, अदर इंफॉर्मेशन कहलाएगा? मिनट्स ऑफ मीटिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड कहलाएगा, अदर इंफॉर्मेशन कहलाएगा? मिनट्स ऑफ मीटिंग। और पूछता हूं, ठीक है, थर्ड पार्टी से एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेना, बताइए अकाउंटिंग रिकॉर्ड है या अदर इंफॉर्मेशन है? अदर इंफॉर्मेशन। कंफर्मेशन फ्रॉम ट्रेड पेबल और ट्रेड रिसीवेबल, डेटा क्रेडिटर। एक मैंने आपको पॉइंट पढ़ाया, शायद आपको याद होगा कि बहुत सारी एंटिटी ना इंटरनल कंट्रोल के मैनुअल्स बनाती हैं, बताती है कि इंटरनल कंट्रोल कैसे इंप्लीमेंट करें, एम्प्लॉय को सिखाती है इन चीजों को, इन तरीकों को आप मानिए। एक बात बताओ, इंटरनल कंट्रोल मैनुअल अकाउंटिंग रिकॉर्ड क्या? फिर बताओ अकाउंटिंग रिकॉर्ड में क्या क्या आएगा? बताइए। हाँ ठीक, चलिए शुरू करते हैं। रिकॉर्ड ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज मतलब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह, जर्नल्स, जर्नल एंट्रीज वगैरह, लेजर्स, इनवॉइसेस, कॉन्ट्रैक्ट, सप्लायर वगैरह के साथ, किसी के साथ, और कॉस्ट शीट, यू कैन से वर्कशीट्स, डॉक्यूमेंट प्रोवाइडिंग कॉस्ट एलोकेशन, ये सब के सब, ऑल दीज आर ऑडिट डॉक्यूमेंट, ऑडिट एविडेंस, ऑल दीज आर ऑडिट एविडेंस। डिलीट हो गया क्या? अरे यार, अंडू कर रहा हूं भाई। अरे यार, भाई ऐसा ना हो पिछले वाले चले जाए सर, पिछले वाले जा गए, अब ये जाने लगे सर, ये मत करो, कुछ तो हुआ यार, समथिंग हैपेंड, दिमाग खराब हो गया यार। भेजो स्क्रीनशॉट भेजो। मुझे कोई एडिट करके एक बार इमेज भेज सकता है? किसी ने भेजा है, सिर्फ एडिट करके एक बार इमेज भेज सकता है मुझे, सिर्फ इमेज विदाउट चैट। ये फर्स्ट टाइम हुआ मेरे साथ, ये हुआ फर्स्ट टाइम भाई, आगे से ध्यान रखूंगा। किसी ने भेजा क्या मुझे क्रॉप करके? अरे तो वो नंबर ही पता नहीं कहां पड़ा धीरज।
यथार्थ नालायक फोटो भेज रहा है, मतलब आया हुआ है। किसी ने भेजा है क्या अभी? किसी ने भेजा है क्या अभी? अक्षता, ग्रेट। चलो खैर कोई दिक्कत नहीं, इसमें वैसे भी करेंगे। चलो मैं आगे दिखा देता हूँ, आगे बता देता हूँ, इसमें हो नहीं पाएगा वैसे भी। हुआ क्या लेकिन भाई, बवाल क्या हुआ ये? अचानक से गायब हो गया यार। पता नहीं, चलो खैर कोई बात नहीं। नहीं मैं ये उस बात से चिंतित नहीं हूँ, मैं इस बात से चिंतित हूँ, आगे ना हो जाए नाटक कभी। आज मैं पढ़ा भी खैर दूसरे लैपटॉप पे रहा हूँ। चलो खैर कोई बात नहीं, अच्छा वो लिख दिया था, ठीक है। चलिए तो हमने बात कर ली है, एक तो बात कर ली मीनिंग की, और एविडेंस का मतलब क्या है, ठीक है जी। रिकॉर्डेड बात कोई बोल रहा हूँ, वो आप देख लेना पीछे करके, फोटो ले उड़ गया गलती से, ठीक है। तो ये मीनिंग थी, और ये यहाँ पे मैंने लिखा था इंक्लूड, समझा दिया वैसे मैंने आपको ये चीज, ठीक है। चलिए अब मेरी बात समझिएगा ध्यान से। सर जहां तक इस स्टैंडर्ड के ऑब्जेक्टिव की बात है, जहां तक ऐसे 500 के ऑब्जेक्टिव की बात है, ऐसे 500 का ऑब्जेक्टिव है बड़ा सिंपल सा, टू ऑब्टेन sufficient and appropriate audit evidence, to obtain sufficient and appropriate audit evidence, sufficient and appropriate audit evidence। बच्चों एक बात बताओ, sufficient वर्ड किससे कनेक्ट करता है? प्रॉपर क्वांटिटी से। और appropriate वर्ड किससे कनेक्ट करता है? प्रॉपर क्वालिटी से। अच्छा एक बात हमेशा ध्यान रखिए यार, एक बात बताओ, हम तो बड़े कंफर्टेबल तरीके से बोल देते हैं भाई कि सफिशिएंट एप्रोप्रिएट, लेकिन कुछ तो फैक्टर्स होंगे। मतलब हम कैसे तय करेंगे कि कौन सा एविडेंस का सफिशिएंट है, कब एप्रोप्रिएट है? मतलब फैक्टर्स व्हिच डिसाइड द सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस। भाई आप तो बोले तो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट, लेकिन कब मान ले सफिशिएंट है, कब मान ले एप्रोप्रिएट है, कब कि हां चलो सफिशिएंट एविडेंस मिल गया, नहीं एप्रोप्रिएट मिल गया, हम कब मान ले, किस सिचुएशन में? सर बहुत सारे हालात हैं जो हमें बातें कंसीडर करनी पड़ेगी, और हम तय करेंगे कि क्या वहां एविडेंस सफिशिएंट है या नहीं, एप्रोप्रिएट है या नहीं। जैसे कि पहली बात, सबसे पहली बात, रिस्क ऑफ एमएन, बताते हो चलना। अगर आरएमएम हाई होगा तो ज्यादा डॉक्यूमेंट लेंगे या कम सफिशिएंसी के लिए? तभी तो मानेंगे सफिशिएंट, ज्यादा एविडेंस इकट्ठे होंगे। फैक्टर्स है जो आपको आपको इन्फ्लुएंस करेंगे कि ये सफिशिएंट है या नहीं, एप्रोप्रिएट है या नहीं। सही बात। एक बात बताओ, आपने आपने कंप्लायंस प्रोसीजर परफॉर्म किया, आपने कंट्रोल टेस्ट किया, ठीक है, कर लिया। आपको पता लगा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कम इफेक्टिव है, एविडेंस ज्यादा हो गया कम? इंटरनल कंट्रोल लेस इफेक्टिव है, एविडेंस ज्यादा हो गया ना, ठीक है। अरे सिंपल सिंपल पॉइंट्स हैं यार, इसमें बहुत समझते चलना। तीसरी बात, मटेरियलिटी ऑफ द आइटम, जो आइटम जितना ज्यादा मटेरियल है उसके लिए एविडेंस उतने ज्यादा लेंगे या कम? इफ द आइटम हाईली मटेरियल, द एविडेंस विल बी मोर, द एविडेंस विल बी मोर। सही बात। और बताइए इसमें अगला आएगा, अरे सिंपल सिंपल पॉइंट है, साइज ऑफ पॉपुलेशन बीइंग टेस्टेड, साइज ऑफ पॉपुलेशन। ये बताओ बच्चों, अगर पॉपुलेशन का साइज हाई है, एविडेंस ज्यादा लेने पड़ेंगे या कम सफिशिएंसी के लिए, सफिशिएंसी के लिए? अच्छा ये बताओ, सैंपल साइज ऑफ सैंपल, ये बताइए, अगर सैंपल साइज बड़ा है तो बाकी 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 एविडेंस से ज्यादा लेंगे या कम? यही सुनना चाह रहा था मैं। अरे अगर सैंपल साइज बड़ा हुआ तब तो सारा ट्रांजैक्शन तो आपने वैसे ही चेक कर लिया भाई, तब तो आपने सारा ट्रांजैक्शन वैसे ही चेक कर लिए, बाकी कम भी करो तो भी चलेगा। समझ रहे हो? अगर अगर सैंपल साइज बड़ा है तो सारा ट्रांजैक्शन तो आपने वैसे ही चेक कर लिए, अगर ज्यादा वैसे ही चेक कर लिए तो बाकी ट्रांजैक्शन कम भी चेक करो तो भी चलेगा। अच्छा ये बताओ, रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस, अगर अगर आपका एविडेंस लेस रिलायबल है, लेस, तो फिर ज्यादा एविडेंस चाहिए या कम? इसमें भरोसा नहीं है, इसलिए और एविडेंस इकट्ठे करने होंगे, और एविडेंस इकट्ठे करने होंगे, ठीक है। अकाउंटिंग पॉलिसीज, अगर अकाउंटिंग पॉलिसीज इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी ज्यादा है, एविडेंस भी ज्यादा लेना पड़ेगा, ठीक है। और अल्टीमेटली कितनी कितना सफिशिएंट कितना एप्रोप्रिएट, ये आपका अपना अनुभव और आपका ज्ञान भी अफेक्ट कर सकता है, इतने सालों का एक्सपीरियंस। आपको ना एग्जाम में इतना लिखना है, जो ब्रैकेट में लिखा है सिर्फ समझने के लिए लिखा है, आपके जो रीजन करोगे समझने के, तब क्लिक करने के लिए, ठीक है ना। स्टैंडर्ड में ये लिखा है, समझा रहा हूं मैं आपको वहां पे, ठीक है। रिस्क हाई हुआ, एक बार क्या करते हैं, रिस्क हाई हुआ ज्यादा एविडेंस चाहिए, कंट्रोल वीक है ज्यादा एविडेंस चाहिए, आइटम ज्यादा मटेरियल है ज्यादा एविडेंस चाहिए, पॉपुलेशन साइज हाई है ज्यादा एविडेंस चाहिए, सैंपल साइज बड़ा है तो बाकी एविडेंस कम जो चल जाएगा, रिलायबिलिटी कम है ज्यादा एविडेंस चाहिए होंगे, अकाउंटिंग पॉलिसी इनकंसिस्टेंट है ज्यादा एविडेंस चाहिए होंगे। तो बाकी आपको तय करें, आपकी खुद का विवेक, आपकी खुद की बुद्धि रात है कि ज्यादा एविडेंस इकट्ठे करने, कम करने, कौन से करने, कौन से नहीं करने, ठीक है बच्चे। हमने मीनिंग कर लिया, हमने इंक्लूड कर लिया, हमने ऑब्जेक्टिव कर लिया, हमने फैक्टर कर लिया, चार चीजें कर ली, स्टैंडर्ड चार चीजें, मीनिंग इंक्लूड्स ऑब्जेक्टिव और फैक्टर्स, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ते चलिए, अब आगे बढ़ेंगे तो बात होगी कि किस तरीके से आप एविडेंस इकट्ठे करेंगे। 6 तरीके सर, मैं आपको बता देता हूं, आपको कई बार मतलब बहुत बार पढ़ चुके हैं अलग अलग जगहों पे। 6 तरीकों से आपको एविडेंस मिलते हैं, 6 बताता हूं।
इंक्वायरी कंफर्मेशन, चाहे थर्ड पार्टी से इंक्वायरी करो, चाहे मैनेजमेंट, चाहे एम्प्लॉय से, एविडेंस तो देंगे। इंक्वायरी मतलब होता है पूछना, और इंक्वायरी के रिप्लाई को बोलते हैं कंफर्मेशन। इंस्पेक्शन, डॉक्यूमेंट का इंस्पेक्शन करते हैं, फिजिकल एसेट का इंस्पेक्शन करते हैं आप। ऑब्जर्वेशन, जो काम कोई और कर रहा है उसे सिर्फ ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वेशन, अटेंड करना। फिजिकल वेरिफिकेशन, मैनेजमेंट कर रहा है, आप अटेंड कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन। एआरपी, एआरपी के अंदर ट्रेंड को ऑब्जर्व करना, एक्सपेक्टेशन लगा के एब्नॉर्मल फ्लक्चुएशंस को फाइंड आउट करना। रीपरफॉर्मेंस, जो काम मैनेजमेंट कर चुका है उस काम को दोबारा करना, जैसे मैनेजमेंट बीआरएस बना चुका है, आप दोबारा बीआरएस बना रहे हो जाके, रीपरफॉर्मेंस। रिकैलकुलेशन, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना, रिकैलकुलेशन, रिकैलकुलेशन। 6 है सर, 6। इंक्वायरी कंफर्मेशन, इंक्वायरी कंफर्मेशन, इंस्पेक्शन, एआरपी, ऑब्जर्वेशन, रीपरफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन। इस पे खैर आगे बात होती है, वो बात तो खैर मैं आगे करूंगा ऑटोमेटिक के अंदर। एक बात ध्यान रखिए हमेशा, इंक्वायरी सबसे एफिशिएंट तरीका है लेकिन लीस्ट इफेक्टिव। ये लिखना नहीं है, यहाँ लिखाऊंगा, ये आगे चर्चा होगी। इंक्वायरी सबसे एफिशिएंट तरीका होता है, एफिशिएंट लेकिन लीस्ट इफेक्टिव। रीपरफॉर्मेंस सबसे इफेक्टिव तरीका है लेकिन लीस्ट एफिशिएंट। मेहनत बहुत लगेगी रीपरफॉर्मेंस में, बहुत मेहनत लगेगी हर काम को दोबारा करने में, बहुत। सबसे इफेक्टिव है लीस्ट एफिशिएंट, तो क्या करें सर? बेस्ट तरीका है कॉम्बिनेशन, इंक्वायरी प्लस इंस्पेक्शन का। इन दोनों का कॉम्बिनेशन, कभी भी इंक्वायरी अकेले ना करें। इंक्वायरी प्लस इंस्पेक्शन फॉर्म्स द बेस्ट कॉम्बिनेशन, फॉर्म्स द बेस्ट कॉम्बिनेशन, इंक्वायरी प्लस इंस्पेक्शन। इसकी चर्चा करा के एक बार होगी ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है ना? 6 है बच्चों, इंक्वायरी कंफर्मेशन, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, एआरपी, रीपरफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन। ठीक है, लिखूंगा मैं आखिरी में। रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंसेस, 4 सिद्धांत हैं इसके, 4। इसके 4 सिद्धांत, रिलायबिलिटी के 4 सिद्धांत हैं, 4। कौन कौन से? सुनिए। एक्सटर्नल एविडेंसेस आर मोर रिलायबल देन इंटरनल एविडेंसेस। External evidences are more reliable than internal. However, internal can also be reliable if the internal control is strong, but internal evidences can never be more reliable than external. So external anyway are more reliable than internal evidences. External are more reliable than internal evidences. दूसरी बात, evidences obtained directly by the auditor are more reliable than evidences obtained indirectly. जो evidences directly auditor ने थर्ड पार्टी से कहीं से भी लिए होंगे वो ज्यादा reliable होंगे rather than वो evidences जो घूम फिर कर थर्ड पार्टी से मैनेजमेंट तक पहुंचे हैं। तीसरी बात, evidences in original copies are more reliable than photocopies. फोटोकॉपी तो कोई बात नहीं है सर, फोटोकॉपी में तो क्या क्या हो सकता है वो तो खैर आप छोड़ दो, ठीक है। एविडेंसेस इन डॉक्यूमेंट्री फॉर्म आर मोर रिलायबल देन ओरल एविडेंसेस, ओरल एविडेंसेस। चौथा पॉइंट फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक्सटर्नल एविडेंसेस आर मोर रिलायबल देन इंटरनल एविडेंसेस। एविडेंसेस ऑब्टेन्ड डायरेक्टली बाय द ऑडिटर आर मोर रिलायबल देन एविडेंसेस ऑब्टेन्ड इनडायरेक्टली। एविडेंसेस इन ओरिजिनल कॉपीज आर मोर रिलायबल देन फोटोकॉपीज। डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस आर मोर रिलायबल देन ओरल एविडेंसेस, ओरल एविडेंसेस। ये 4 सिद्धांत है और ये 6 तरीके हैं, ये 4 सिद्धांत हैं, 6 तरीके लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इन्होंने कुछ चीजें और ऐड कर दी हैं, स्टैंडर्ड में बात लगे, लेकिन ऑफिशियली मैं आपको बताऊं तो चीजें ही यार स्टैंडर्ड के अंदर मोर और लेस बात करें, लेकिन ऐसा नहीं खत्म हो गया, कुछ चीजें और भी अराउंड है, ठीक है। हमने बात की मीनिंग की, हमने बात की इंक्लूड्स की, हमने बात की ऑब्जेक्टिव की, हमने बात की फैक्टर्स की, हमने बात की कलेक्शन की, हमने बात की लायबिलिटी। 6 बातें कर चुके हैं, मीनिंग, इंक्लूड, ऑब्जेक्टिव, फैक्टर, कलेक्शन, लायबिलिटी। थोड़ा लिख लेते हैं इसको पहले, ठीक है। बताइए एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं फटाफट से इंस्पेक्शन की, इंक्वायरी, कंफर्मेशन की, सबकी बात करते हैं, ठीक है। चलिए, इंक्वायरी एंड कंफर्मेशन बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्वायरी? इंक्वायरी मतलब क्या है? इट मींस ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन। किससे इंफॉर्मेशन लेने की बात हो रही है? विद इन एंटिटी, आउटसाइड एंटिटी, दोनों से, फ्रॉम पर्संस। और इंक्वायरी के रिस्पांस को आप क्या बोलेंगे? इंक्वायरी के रिस्पांस को कंफर्मेशन। तो कंफर्मेशन मींस रिस्पांस टू इंक्वायरी, रिस्पांस टू इंक्वायरी। अब ना हो जाए। दूसरा, इंस्पेक्शन। भाई ये बताओ इंस्पेक्शन चीज का होता है? रिकॉर्ड्स का, डॉक्यूमेंट्स का, टेंजिबल एसेट्स का। इट मींस एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स एंड टेंजिबल एसेट्स। तीसरा बताओ जी, थर्ड आएगा जी ऑब्जर्वेशन। काम कोई दूसरा करे, आप उसे विटनेस करो। विटनेस अ प्रोसीजर परफॉर्म बाय अदर पर्सन, इट इज ऑब्जर्वेशन, द प्रोसेस ऑफ विटनेसिंग अ प्रोसीजर परफॉर्म बाय अदर पर्सन। एग्जांपल के तौर पे, अटेंडिंग फिजिकल वेरिफिकेशन कंडक्टेड बाय द मैनेजमेंट। ठीक है, नो 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 नो, ऑब्जर्वेशन। ARP, so what is the meaning of ARP, बच्चा वाली? It means studying significant ratios and trends and investigating abnormal fluctuations, and investigating abnormal fluctuations। ठीक है जी, और क्या हो जाएगा जी? री परफॉर्मेंस, उस काम को दोबारा करना जो मैनेजमेंट पहले कर चुका है।
इस काम को दोबारा करना जो मैनेजमेंट पहले ही कर चुका है। ठीक है, क्या कह सकते हैं री परफॉर्मेंस के बारे में? एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसीजर्स व्हिच वर ओरिजिनली परफॉर्म बाय द मैनेजमेंट, व्हिच वर ओरिजिनली परफॉर्म बाय द मैनेजमेंट। लास्ट बताओ जी, रिकैलकुलेशन में आप चेक करते हैं अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। बताइए, रिकैलकुलेशन इज लाइक चेकिंग ऑफ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ फिगर्स। अरिथमेटिकल, ठीक है। अब बात करते हैं रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंसेस की। बताइए, एक्सटर्नल एविडेंसेस आर मोर रिलायबल देन इंटरनल एविडेंसेस। बताइए, दूसरा, एविडेंसेस ऑब्टेन्ड डायरेक्टली बाय द ऑडिटर, एविडेंसेस ऑब्टेन्ड डायरेक्टली बाय द ऑडिटर आर मोर रिलायबल देन एविडेंसेस ऑब्टेन्ड इनडायरेक्टली। तीसरा, evidences with original copies are more reliable than photocopies. Evidences with documentary form are more reliable than oral evidences. सब्सटेंशियल पोर्शन कंप्लीट कर लिया हमने 500 का सब्सटेंशियल पोर्शन। कुछ चीजें बची थोड़ी मोड़ी, लेकिन मतलब ऐसी चीजें जो पहले कई बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसके जो अगली क्लास होगी उसमें 500 बचा हुआ कंप्लीट करेंगे। 501 छोटा सा है वो भी हो जाएगा। 505 हम कंप्लीट कर पाएंगे कंफर्टेबली। ठीक है, और उसके बाद 510 है, 520 530 हम पहले पढ़ चुके हैं, और 540 आपके सिलेबस हटा दिया गया है। तो मंडे को 500 501 और 505 कंफर्टेबली कंप्लीट करेंगे। ट्यूसडे को 510 और 550 कंफर्टेबली कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद 560 570 580 610 ये बचे बस। ठीक है, मतलब 2 क्लास मान के चलिए। उसके बाद तो स्टैंडर्ड में मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि 4 क्लास बची बस। ठीक है, स्टैंडर्ड में 4 क्लास के आसपास बचा है, कुछ ही नहीं बचे हैं। ठीक है ना जी, देखो जी, नोट क्या करना है आपने कुल मिला के? एक ये नोट करना है जी आपने, अब और पढ़ना है। आज ऑर्डर किया तो 4-5 दिन तो हो ही जाना चाहिए। जिसने ऑर्डर नहीं किया आजकल ऑर्डर कर, तो होली में अटकेगा 3-4 दिन, ध्यान रखना डिलीवरी। बाकी आपकी इच्छा है। ठीक है जी, डन हुई कहानी। भाई नोट करने के नाम पे ना सिर्फ 3 स्लाइड नोट करते हैं मुश्किल से, 3 या 4। ये 1 स्लाइड नोट की है, इसको क्या काउंट करोगे? और ये 2 स्लाइड बस, 2 घंटे में 3 स्लाइड हो पाती है। समझ ली कहानी लाला जी, समझ ली कहानी सारी। यार ऐसा है कि संडे को रखूंगा क्लास, मोस्ट प्रोबेबली मेरे यूट्यूब चैनल पे होगी। ठीक है, क्वेश्चन आंसर की वो मैं बता दूंगा टेलीग्राम में, लिंक चल टेलीग्राम में। ठीक है, स्टैंडर्ड के क्वेश्चन बचे हुए बस, अभी तो पहले के हो चुके हैं। स्टैंडर्ड क्वेश्चन बचे हैं 500 पहले करेंगे, 240 520 530, फिर जो स्टैंडर्ड यहां से बचे हुए हैं फिर वाले क्वेश्चन करने सर। तो पहले 240 530 530 तो कर लें एक बार, फिर करेंगे 200 से शुरू। देखते हैं देखते हैं। हाँ दे दूंगा सब क्वेश्चन के यूट्यूब पे। ठीक है, एग्जाम्पल आपकी इच्छा नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इग्नोर, मुझे तो किया नहीं। आज बच्चे अलग फॉर्म में चल रहे हैं भाई। चलिए जी, मौज काटिए, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, मजे लीजिए जीवन के।